मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में हमारा चैप्टर चल रहा था 7th नंबर का, जो था उसका नाम हास्यकरण की समझ। और इस चैप्टर को हमने कल शुरू किया और हमने जानने की कोशिश की कि हास्यकरण क्या होता है। हास्यकरण के जानते हुए हमने एक चित्र कथा, जिसके अंदर एक दादाजी होते हैं जो अपने सोमा और हेलेन नाम के जो बच्चे हैं उनको अपनी कथा बताते हैं कि किस तरीके से वह गणतंत्र दिवस पर अपनी गणतंत्र दिवस पर परेड देख रहे होते हैं और वो आदिवासियों के बारे में देखते हैं और उनको अपनी पूरी कथा सुनाते हैं कि वो उड़ीसा में किस प्रकार से रहा करते थे, किस प्रकार से उन्हें सब चीज़ें वहीं पर मिल जाया करती थी और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हुई जिसकी वजह से उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा और बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करते हुए वे शहर में आ बसे और अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। और जिस तरह का उनकी बोलचाल थी, पहनावा था, लोगों से अलग थी। और इस कारण जब वह बच्चे भी जब स्कूल जाते थे तो उनका मजाक उड़ाया करते थे और भाषा जो कि वो संथाली बोला करते थे, तो ठीक से हिंदी में बात नहीं कर पाते थे तो उन्हें दरकिनार कर दिया जाता था, हंसी पे रख दिया जाता था। अब आती है कि उनकी बच्ची ने उस कथा में ये भी बताया कि मैं आदिवासियों पर एक कहानी और एक फिल्म बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आदिवासी कौन लोग हैं। तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं, आदिवासी कौन लोग हैं। आदिवासी शब्द का मतलब है मूल निवासी। मूल निवासी आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। ये ऐसे समुदाय होते हैं जो जंगल के साथ जीते हैं और आज भी उसी की तरह ही जी रहे हैं। मतलब मैं बताऊं, आपने जैसे अभी हमने पिछली कथा में पढ़ा था कि उड़ीसा के वो रहते थे जंगल के आसपास ही, उनकी वेशभूषा, बोली चाली सब कुछ वैसी थी और वहीं से वो सारे अपने जीने के जो सोर्स होते थे वो वहीं से प्राप्त कर लिया करते थे। तो जो आज भी हमारे यहाँ ऐसे समुदाय हैं जो जंगल के साथ जीते हैं और उसी तरह से जीते आ रहे हैं। और भारत की लगभग 8% जो जनसंख्या है वो आज भी आदिवासी ही है। देश में बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में ही हैं, जैसे कि जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, इनके नाम आपने सुने होंगे, जहाँ स्टील के प्लांट होते हैं बहुत सारे। यहाँ पर आदिवासियों की बहुत सारी आबादी है, लेकिन वो एक जैसी नहीं है। भारत में लगभग 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह निवास करते हैं। हमारे जो स्टेट हैं, छत्तीसगढ़ हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उत्तर पूर्व के उत्तरांचल, असम, मणिपुर, जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं हमारे पूर्व दिशा के अंदर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, यहाँ पर भी ये जो राज्य हैं यहाँ पर आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अकेले अगर बात करें उड़ीसा की तो लगभग 60 से ज़्यादा अलग तरह तरह की जनजातियों के समूह इसके अंदर रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके अंदर, जैसे कि हमारे आज के समाज आप देखते हैं, यहाँ पर जाति की बात पर ऊंच नीच का अंदर फ़र्क किया जाता है, धर्म के नाम पर अलग अंतर किया जाता है। इनके अंदर ऊंच नीच का फ़र्क बहुत कम देखने को मिलता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों और राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बहुत ही अलग होते हैं। आदिवासियों में बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई धर्मों से बिल्कुल अलग होते हैं। वो किसको मानते हैं? वे अक्सर अपने पुरखों की, गांव की और प्रकृति की उपासना करते हैं। पुरखे मतलब जो उनके पूर्वज रहे हैं, अपने गांव में अपने जो आसपास की प्रकृति है, जैसे पेड़ पौधे, नदी नाले, पशु, इनकी और इन प्रकृति से जुड़ी हुई आत्माओं की ये उपासना करते हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका निवास वहीं माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर ग्राम की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लताएं कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासनाएं किसमें की जाती है? घरों में की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के जो बौद्ध और ईसाई धर्मों और शाक्त, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों से प्रभावित होते रहे। यानी इनके आसपास जिस भी धर्म का प्रचलन होता है उस धर्म से ये प्रभावित होते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि आदिवासी के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों का हमेशा असर पड़ता रहा है। अगर बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा में जगन्नाथ पंथ
और बंगाल और असम की शक्ति व तांत्रिक परंपराएं इसी का जीता जागता उदाहरण है। 19वीं शताब्दी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपनाया। आधुनिक आदिवासी इतिहास की एक महत्वपूर्ण रकम ये बन गया। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं। इन भाषाओं ने बंगला की मुख्य धारा में भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इनमें संथाली बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है और इनकी अपनी पत्र पत्रिकाएँ भी निकलती हैं यहाँ पर, और इंटरनेट पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी पत्र पत्रिकाएँ यहाँ पर मौजूद मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि देखिए, आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। आपने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में अक्सर सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं एसटी और एससी, यानी शेड्यूल टाइप और शेड्यूल कास्ट। शायद आपने अनुसूचित जाति जनजाति को सुना होगा। सरकारी दस्तावेज़ों में आदिवासियों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी समुदायों की एक सरकारी सूची भी बनाई गई है। अनुसूचित जनजातियों को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर भी देखा जाता है। एक चित्र मैं आपको यहाँ दर्शा रही हूँ, जिसके अंदर आपने देखा है कि कुछ परंपरागत पोशाकों में सजे धजे ये जनजातीय समुदायों की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आमतौर पर आदिवासियों को इसी रूप में प्रस्तुत करते हुए दिखाई जाती है। ये इनकी वेशभूषा होती है और इसी के आधार पर कई बार हमें ये गलतफहमियां भी हो जाती है कि आदिवासी हमेशा रंग बिरंगे कपड़ों में होते हैं, ये पिछड़े लोग होते हैं। आदिवासी का मतलब पिछड़े लोग नहीं होते हैं, रंग बिरंगे नहीं होते हैं। इनकी प्रचलित छवियां हैं, इसके बारे में मैं कल आपको विस्तार से और बताऊंगी। आज के लिए बच्चों, आप ये सब चीज़ें एकदम ध्यान से पढ़ें कि आदिवासी लोग कौन होते हैं, ठीक है, ये कौन से धर्मों को मानते हैं, इस पर प्रश्न बनते हैं। तो आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर हमको इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, जो कि मैं आपको होमवर्क में दूंगी।